पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का तपोवन का मुख्य दर्शन। भगवती भागीरथी के मूल उद्गम गोमुख के दर्शन करके अपने को धन्य माना। यो देखने में एक विशाल चट्टान में फटी हुई दरार में से दूध जैसे स्वच्छ जल का उछलता हुआ झरना बस यही गोमुख है। पानी का प्रवाह अत्यंत वेग वाला होने से बीच में पड़े हुए पत्थरों से टकराकर वह ऐसा उछलता है कि बहुत ऊपर तक छींटे उड़ते हैं। इन जल कणों पर जब सूर्य की सुनहली किरणें पड़ती हैं तो वे रंगीन इंद्रधनुष जैसे बहुत ही सुंदर दिखती हैं। इस पुनीत निर्झर से निकली हुई माता गंगा लाखों वर्षों से मानव जाति को जो तरण तारण का संदेश देती रही है, जिस महान संस्कृति को प्रवाहित करती रही है, उसके स्मरण मात्र से आत्मा पवित्र हो जाती है। इस दृश्य को आंखों में बसा लेने को ही जी चाहता है। चलना इससे आगे था। गंगा वामक नंद नवम भागीरथ शिखर शिवलिंग पर्वत से गिरा हुआ हो तपोवन यही हिमालय का हृदय है। इस हृदय में अज्ञात रूप में अवस्थित कितनी ऊंची आत्माएं संसार के तरण तारण के लिए आवश्यक शक्ति भंडार जमा करने में लगी हुई हैं। इसकी चर्चा ना तो उचित है न आवश्यक, वह असामयिक भी होगी, इसीलिए उस पर प्रकाश न डालना ही ठीक है। यहाँ से हमारे मार्गदर्शक ने आगे का पथ प्रदर्शन किया। कई मील की विकट चढ़ाई को पार कर तपोवन के दर्शन हुए। चारों ओर हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं अपने सौंदर्य की अलौकिक छटा बिखेरे हुए थीं। सामने वाला शिवलिंग पर्वत का दृश्य बिल्कुल ऐसा था मानो कि विशालकाय सर्प फन फैलाए बैठा हो। भावना की आंखें जिसे प्राप्त हो वह भुजंगधारी शिव के दर्शन अपने चर्म चक्षुओं से ही यहाँ कर सकता है। दाहिनी ओर लालिमा लिए हुए सुमेरु हिम पर्वत है। कई और नीली आभा वाली चोटियाँ ब्रह्मपुरी कहलाती हैं। इससे थोड़ा और पीछे हटकर बाईं तरफ भागीरथ पर्वत है। कहते हैं कि यहीं बैठकर भागीरथ जी ने तप किया था, जिससे गंगावतरण संभव हुआ। यो गंगोत्री में भी गौरी कुंड के पास एक भागीरथ शिला है। इसके बारे में भी यहाँ भागीरथ जी के तप की बात कही जाती है, पर वस्तुतः यह हिमाच्छादित स्थान भागीरथ पर्वत ही है। इंजीनियर लोग इसी पर्वत में गंगा का उद्गम मानते हैं। भागीरथ पर्वत के पिछले नीलगिरी पर्वत है, जहाँ से नीले जल वाली नील नदी प्रवाहित होती है। यह सब रंग बिरंगे पर्वतों का स्वर्गीय दृश्य एक ऊंचे स्थान पर से देखा जा सकता है। जब बर्फ पिघलती है तो भागीरथ पर्वत का विस्तृत फैला हुआ मैदान दुर्गम हो जाता है। बर्फ फटने से बड़ी बड़ी खाई जैसी दरारें पड़ती हैं। उनके मुख में कोई चला जाए तो फिर उसके लौट की आने की आशा नहीं की जा सकती। श्रावण भाद्रपद महीने में जब बर्फ पिघल चुकी होती है तो यह प्रदेश सचमुच ही नंदनवन जैसा लगता है। केवल नाम ही इसका नंदनवन नहीं है,